नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस बाय तरुण चैनल पर। आज हम अपनी पॉलिटी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पीसीएस प्री के लिए टेस्ट संख्या 9 को लगाएंगे और अपनी आने वाली पीसीएस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस को अपना पूरा 100% देंगे, जिससे हम अपना पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन मिस ना कर सकें। आप चाहे कितना भी पढ़ लो, पर जब तक आप टेस्ट नहीं लगाओगे ना, आप क्वेश्चन सोल्व भी नहीं कर पाओगे एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन से कथन राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित है? पहला दिया है, यह सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। बिल्कुल सही। इसमें कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं? नहीं। कैबिनेट मंत्री तो हमारा मंत्रिमंडल होता है ना, मंत्रिमंडल। इसमें तो हमारे उप मंत्री भी रहेंगे, ओके, और राज्य मंत्री भी रहेंगे, दोनों रहेंगे। तो दूसरा इनकरेक्ट हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही। दूसरे में दिया है, राज्य मंत्री परिषद के संदर्भ में कथन बताने हैं और कारण। इसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री तीनों शामिल है। ठीक है। इसका गठन संविधान का अनुच्छेद 163 और 164 के प्रावधानों के आधार पर हुआ था। बिल्कुल सही है, मतलब हुआ है, तो दोनों सही है इसमें, यानी कि स्पष्टीकरण और कथन दोनों सही है। तीसरे में दिया है, राज्य मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की जिम्मेदारी से संबंधित है। और क्या क्या है, इसके मंत्री केवल अपने विभागों के लिए ही जिम्मेदार है? नहीं भाई, इसके सभी मंत्री सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति जिम्मेदार है, मतलब उत्तरदायी है। ये वाला पॉइंट सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करें। वे अपने अपने विभागों के लिए तो जिम्मेदार है, बट जो हमारी सरकार होगी, उसकी जितनी नीतियां होंगी, ओके, उसके जितने भी रूल्स होंगे, उन सब के प्रति भी वे उत्तरदायी होंगी विधानसभा के अंदर। 4 में दिया है, राज्य के महाधिवक्ता के बारे में। कौन से आर्टिकल में आते हैं ये? आर्टिकल में 177 में। इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही। इनका कार्यकाल संविधान में निर्दिष्ट है? नहीं। यह राज्य सरकार के विधिक मामलों में सलाह देने के साथ साथ राज्य विधानसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। बिल्कुल सही, बस वोटिंग नहीं कर सकता। और इनका कार्यकाल ना, राज्यपाल मतलब इनका, आप एक तरीके से मान लो, जब तक कि कोई बहुमत वाली सरकार उस सत्ता में रहेगी, तब तक वह उस कार्यकाल में रहेगा। उसके बाद जो भाई अगली सरकार आएगी, वो अपने महाधिवक्ता रखेगी, अपना कानूनी अधिकारी रखेगी। तो 1 और 3 करें। अब देख लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 153 कौन से में आएगा? राज्यपाल की नियुक्ति। 155 पद से हटाना, यानी कि 4। 156 में आएगा हमारा राज्यपाल का कार्यकाल, और 161 में आएगा हमारे राज्यपाल की क्षमादान के अधिकार, यानी कि 2, 4, 1, 3। 2, 4, 1, 3 कौन से में है? यह है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 164 में देख लेते हैं, राज्य मंत्रिपरिषद का गठन और मुख्यमंत्री की नियुक्ति। मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में प्रावधान 164 में ही है। 168 राज्य विधानमंडल का उद्घाटन और उसे संबोधित करना, ये भी हमारे 168 में है। 163 मुख्यमंत्री की शपथ और कार्यकारी अधिकार। 163 167 में है, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री से सलाह लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ओके। और सेंट्रल में हमारा किस आर्टिकल में था सलाह लेना? 75 में, ओके, ध्यान रखेंगे। यानी इसका 1, 2, 3, 4 चारों सामने। 7 में दिया है, राज्य विधानसभा के संदर्भ में बताना है। इसका चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार होता है, जब तक की विधानसभा भंग नहीं कर दी जाती। बिल्कुल सही। इसके लिए चुने गए सदस्य केवल लोकसभा चुनाव के दौरान ही मतदान कर सकते हैं? नहीं भाई, ये तो उनके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं ना। भाई लोकसभा के चुनाव में तो नागरिक सीधे रूप पे प्रतिभागी करते हैं ना, तो इसका होगा ओनली 1 करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन से कथन राज्य विधानसभा से संबंधित है? इसका सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। इसकी बैठकें 1 वर्ष में कम से कम 2 बार बुलानी चाहिए। भाई हर वर्ष 1 वर्ष, जब 5 वर्ष का कार्यकाल है, तो 5 वर्ष में हर वर्ष 1 वर्ष में 2 बार बुलानी होती है, जिसमें से एक सत्र शीतकाल होना चाहिए। भाई जरूरी नहीं है शीतकाल हो, ये पूरा डिपेंड करता है हमारी विधानसभा और राज्य सरकार के ऊपर। तो दूसरा भी गलती, तो दोनों गलत हो गए। आगे बढ़ते हैं। 9 में दिया है, राज्य विधानसभा की संरचना के संदर्भ में कथन बताने हैं। इसका गठन 1 या 2 सदनों से किया जा सकता है। बिल्कुल सही। इसकी संरचना 1 सदन या 2 सदन का निर्धारण राज्य विधानसभा के चुनाव द्वारा किया जा सकता है? नहीं भाई, ये संविधान द्वारा किया जा सकता है, ओके। तो ओनली 1 करेक्ट। आगे बढ़ते हैं।
10वें में दिया है राज्य विधानसभा के बारे में बताने हैं कथन। संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार इसमें 2 सदन होने की स्थिति में एक सदन का कार्य लोक कार्यों की समीक्षा करना है और दूसरे का कार्य है विधायी कार्य करना। नहीं भाई, इसमें दोनों ही हमारे विधायी कार्यों से रिलेटेड है। और मेनली जो हमारी विधान परिषदें होती हैं वो विश्लेषणात्मक कार्य करती हैं। ओके, जो विधान सभा होती है वो हमारे जो हमारे विधेयक वगैरह होते हैं वो पारित करती है। ओके, और विधान परिषद उनको विश्लेषण करती है एक तरीके से। दोनों के कार्य भी अलग अलग। एक दो सदनों वाली राज्य विधानसभा में विधायकों की संख्या सामान्य रूप से अधिक होती है क्योंकि इसमें दोनों सदन होते हैं। गलत भाई, विधायकों की संख्या तो हमारी राज्य के और क्षेत्रों की जनसंख्या पर डिपेंड करती है ना, कि कितने विधायक होंगे उस क्षेत्र से या उस स्टेट से। ओके, तो दोनों गलत हो गए। 11वें में दिया है राज्य विधानसभा की शक्ति और कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य विधानसभा को राज्य के बजट को पारित करने का विशेषाधिकार प्राप्त है। बिल्कुल सही। राज्य विधानसभा को राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेशों को निरस्त करने का भी अधिकार है। ये भी बात सही है। और जो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 213 के तहत। ओके, तो इसमें दोनों सही होंगे। 12वें में दिया है कथन बताने हैं कौन से सही है। राज्य विधानसभा को राज्य कार्यपालिका पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त है। भाई क्यों, विधानसभा को क्यों है? संविधान में भी तो हमारे बहुत से प्रावधान है, ठीक है, जो हमारी कार्यपालिका के लिए है। कार्यपालिका को स्वतंत्र रखते हैं एक तरीके से। राज्य विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सरकार को भंग करने की सिफारिश कर सकती है। भाई ये सही है, तभी तो हमारी सरकार की जवाबदेही जारी रहेगी। इस चीज में जवाबदेही होनी चाहिए भाई सरकार की। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो पूरी सरकार ही गिर जाएगी। तो इसमें ओनली 2 करेक्ट। 13 में दिया है भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में कथन बताने हैं। राज्य विधानसभा को राज्य के बजट को पारित करने का अधिकार है। सही। राज्य विधानसभा को राज्यपाल द्वारा अध्यादेश लाने के बाद उसे अनुमोदित या अस्वीकार करने का अधिकार है। बिल्कुल सही। तो दोनों करेक्ट है इसमें। 14 में दिया है राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में बताना है। इसको सदन की विशेष समितियों को गठन करने का अधिकार है। बिल्कुल सही बात है ये। वह सदन में किसी भी विधेयक पर मतदान करने का अधिकार रखता है। भाई राज्य विधानसभा का अध्यक्ष भी तो तभी अपना मत दे सकता है ना जब बराबरी की स्थिति हो, ठीक है, उससे पहले उसको मत देने का अधिकार नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, सॉरी डी। 15 में दिया है राज्य विधानसभा के अध्यक्ष सदन की कार्रवाई का संचालन करता है और सदन के अनुशासन बनाए रखता है। बिल्कुल सही। वही सेम लोकसभा के अध्यक्ष वाला। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने का अधिकार रद्द कर सकता है। सही। दोनों सही है। इसमें आगे बढ़ते हैं। 16 में राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में वह सदन की समितियों के अध्यक्ष बन सकते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई ये। वह केवल सदन के सदस्य ही हो सकते हैं। भी ये भी सही है। तो दोनों करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की कार्रवाई का संचालन करते हैं। सही। उपाध्यक्ष का चुनाव राज्य विधानसभा के सदस्य द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही। तो इसका होगा जैसे ही हमारे की लोकसभा के उपाध्यक्ष थे उनका भी हमारा लोकसभा के सदस्य द्वारा होता था ना चुनाव। तो इसका डी हो जाएगा आंसर। 18 में दिया है निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। संसद राज्य विधानसभा के कानूनों को रद्द कर सकती है। संसद राज्य विधानसभा के कानूनों को रद्द कर सकती है? नहीं कर सकती भाई। मेनली तौर पर मतलब केंद्र सरकार उसको रद्द तो नहीं कर सकती, बट अगर उसके विपरीत कोई कानून अगर केंद्र सरकार ने बना दिया तो केंद्र सरकार वाला कानून है वो ही लागू होगा। ओके। संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है यदि राष्ट्रपति उसे ऐसा करने के लिए अधिकृत करता है। बिल्कुल सही, यानी कि ओनली 2 करेक्ट। 19 में दिया है भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में कथन बताने हैं। संसद राज्य विधानसभा को बंद कर सकती है? नहीं भाई, राज्यपाल करता है बहुमत खत्म होने पर। संसद राज्य के राज्यपाल को हटा सकती है? नहीं, राष्ट्रपति हटाता है। ओके, तो दोनों ही इनकरेक्ट हो गए। 20 में लिखा है राज्य विधान परिषद के संदर्भ में कथन और कारण बताने हैं। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। विधान परिषद की स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए इसका सदस्यता का कार्यकाल लंबा रखा गया है। बिल्कुल, क्योंकि वो स्थायी सदन है विधान परिषद और विधान सभा हमारा अस्थायी सदन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। 21 में लिखा है राज्य विधान परिषद का गठन भारत के प्रत्येक राज्य में किया जा सकता है। तो भाई बिल्कुल सही है ये, क्योंकि जो हमारी राज्यों की विधानसभा होती है अगर वो प्रस्ताव पारित कर देती है विधानसभा गठन के लिए
और किसकी अनुमति से? लोकसभा की। ओके, मतलब संसद की पूरी, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की अनुमति से। ओके। दूसरा दिया है राज्य विधान परिषद के सदस्यों का चयन आंशिक रूप से अप्रत्यक्ष चुनाव और आंशिक रूप से नामांकन द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही बात है भैया, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी। 1/6 हमारे राज्यपाल मनोनीत करते हैं, 1/12 हमारे माध्यमिक शिक्षा के जो शिक्षक करते हैं, 1/12 हमारे स्नातक वाले करते हैं, 1/3 हमारे स्थानीय निकाय वाले करते हैं। ओके, और 1/3 का निर्वाचन हमारे विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ठीक है, तो इसके हो गए दोनों पॉइंट सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 22 में देख लेते हैं, राज्य विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथन और कारण बताने हैं। राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही बात है ये। ओके, और विधान परिषद एक स्थायी सदन है, ये भी सही है, तो दोनों सही है इसमें। स्पष्टीकरण और कारण, भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दिया है विधान परिषद एक स्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता, सही। विधान परिषद किसी भी साधारण विधेयक को अनिश्चित काल के लिए रोक सकती है, नहीं, ये पावर नहीं है, विधान सभा के पास है। विधान परिषद राज्य के विकास से संबंधित मामलों पर चर्चा के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, ये बात सही है भाई। तो इसमें 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, 24 में दिया है निम्नलिखित में से कौन से कथन विधान परिषद के और विधानसभा के बीच अंतर को सही ढंग से दर्शाते हैं। यह हमारे पहला पॉइंट दिया है, विधानसभा में सदस्यों के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि विधान परिषद में सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो भाई सही बात है हमारा, विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कर सकते हैं, जबकि विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं। ये तो भाई वो नाइंसाफी टाइप हो गया ना भाई, विधान परिषद को कोई रोल नहीं है हमारे इस राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति का चुनाव कौन कौन करते हैं? विधान सभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के और राज्यसभा के। ओके, तो दूसरा इनकरेक्ट हो गया, यानी कि ओनली 1 करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, 25 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन से कथन विधान परिषद के बारे में सही नहीं है। पढ़ लेते हैं पहला, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, सही है ये तो। विधान परिषद के सदस्यों का 1/3 भाग हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होता है, ये भी सही है। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव केवल स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि द्वारा होता है, भाई गलत। ये मैंने आपको 5 बताए थे ना ऊपर, माध्यमिक शिक्षक करते हैं, राज्यपाल नियुक्त करता है, स्नातक नियुक्त करते हैं, स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य नियुक्त करते हैं। ओके, तो ये वाला ऑप्शन हो गया हमारा इसमें सही, नहीं है पूछा था ना। 14 पढ़ लेते हैं, विधान परिषद राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही बात है ये भी। आगे बढ़ते हैं, 73वें संविधान संशोधन के बारे में मंतव्य, कथन और कारण बताने। 73वां संविधान संशोधन भारत में पंचायती राज संस्थाओं की संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है, तो भाई ये बात हमारी बिल्कुल सही होगी। 73वें संविधान संशोधन में पंचायतों के स्वशासन का अधिकार प्रदान है, ये भी सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। दोनों इंडिविजुअल बातें हो गई ना। 27 होगा, पंचायती राज संस्था के संदर्भ में निम्नलिखित मंतव्य, कथन और कारण बताना है। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की सर्वोच्च संस्था, तो भाई ये बात सही होगी, ग्राम सभा ग्राम पंचायत की सर्वोच्च संस्था है। दूसरा है, ग्राम सभा के सभी सदस्य मतदान कर सकते हैं, ये भी बात सही है, दोनों इंडिविजुअली करेक्ट बातें हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही, स्पष्टीकरण नहीं है। 28, पंचायतों के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित मंतव्य और कारण बताने हैं। पंचायतों के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किए जाते हैं, बिल्कुल सही। 73वें संविधान संशोधन पंचायतों के चुनाव की स्वतंत्रता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह प्रावधान किया गया था, तो भाई ये भी बात सही है, तो दोनों इंडिविजुअली सही हो गई बात, कोई कथन कारण तो आपस में बता नहीं रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। 29 में दिया है, पंचायतों के गठन और उनकी शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दिया है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायतों को विशेष शक्तियां दी गई हैं, तो भाई ये सही बात है हमारी। पंचायतों के गठन और उनके कार्यों के लिए केवल राज्य सरकारें जिम्मेदार होती है, केंद्र सरकार का कोई दखल नहीं होता। भाई दखल तो होता है ना, जो नीतियां लागू करेंगी वो केंद्र सरकार ही तो करेगी ना पंचायतों के लिए। अब मान लो जैसे मनरेगा स्कीम है, ठीक है, मनरेगा वाली स्कीम हो गई, और भी बहुत सारी स्कीम है, स्वच्छ भारत मिशन हो गया, ये सब पंचायतों से रिलेटेड ही तो है हमारी योजनाएं 73वें संविधान संशोधन के उपलक्ष्य में। तो ये वाला गलत हो गया पॉइंट, हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ओनली 1। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कर लेते हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने क्या कहा था भाई हमारी, इन्होंने त्रिस्तरीय हमारी पंचायती राज प्रणाली को जोड़ा था, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अशोक मेहता समिति ने बोला था हमारी 2 स्तरीय प्रणाली को, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। जीवी के राव समिति ने बोला था हमारी विकास के लिए संस्थान, पंचायतों के विकास के लिए संस्थान को मान्यता दी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। 73वें संविधान संशोधन में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, यानी कि 3, यानी 4, 1, 2, 3 किसमें है?
हमारे ऑप्शन नंबर सी में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 31 को सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। बलवंत राय मेहता समिति कब आई थी हमारी? ये आई थी हमारी 1957 में। ओके। अशोक मेहता समिति 77 में आई थी। जीवी के राव 1986, एल एम सिंघवी 1985, यानी कि एल एम सिंघवी लास्ट वाली है इन चारों में। बलवंत राय मेहता तो सबसे ही पहली है। ओके, तो 1 2 3 4 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। केंद्र राज्य संबंधों का सरकारीय आयोग। माफ कीजिएगा, आपके पहले प्रश्न में जीवी के राव समिति थी हमारी 1985 की, और एल एम सिंह भी थी हमारी 1986 की। ओके, जीवी के राव है लास्ट वाली, यानी कि 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, 2 वाला इनकरेक्ट। आगे बढ़ते हैं, सूची को सूची 2 से मिलान करते हैं। केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारीय आयोग का गठन। भाई इनका गठन हुआ था हमारा 1988 में। सही है ये। पी के थुंगन समिति आई थी हमारी 1989 में। ठीक है, इन्होंने पंचायती क्षेत्रों को मजबूत करने की बात कही थी। हरलाल सिंह खर्रा समिति, ये हमारी 1990 में ही आई थी, और 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, 33 में सूची को सूची 2 से मिलान करना है। भाई 1882 में लॉर्ड रिपन का प्रस्ताव स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड था। मार्ले मिंटो का जो सुधार कहा था उन्होंने, तो वो किससे रिलेटेड था? हमारा जिला बोर्ड में निर्वाचन प्रणाली थी हमारी मार्ले मिंटो की। 1919 में जो मांटेगू जेम्स बोर्ड आया था हमारा, यह आया था स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय बनाना। ओके, और 1935 का भारत शासन अधिनियम स्थानीय निकायों के लिए अधिक वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करना। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। माफ कीजिएगा, इसमें हो जाएगा 1 3 2 और 4। 1 3 2 4 है हमारे ऑप्शन नंबर डी में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 34 में दिया है, पंचायती राज संस्थाओं के अनिवार्य और स्वैच्छिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों का गठन प्रत्येक राज्य में अनिवार्य है। बिल्कुल सही है भाई, हमारे सूची में जोड़ा गया है ये। अनुसूचित क्षेत्रों के लिए पंचायतों के विशेष प्रावधान पैसा अधिनियम 1996 के तहत, पैसा अधिनियम याद रखना 1996 के तहत। ओके, ये भी सही है हमारा। पंचायतों को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करना राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही, इसमें तीनों करेक्ट होंगे हमारे। 35 में दिया है, पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में कथन बताने हैं। पहला, पंचायती राज महिलाओं के 33% आरक्षण एक अनिवार्य प्रावधान नहीं है, यह है हमारा स्वैच्छिक प्रावधान। और कौन से आर्टिकल में आता है? यह आता है हमारे 243 डी में। डी से दया से याद कर लो भाई, दया की भावना से देखते हो ना महिलाओं को, तो उनके आरक्षण से रिलेटेड है। तो पहला इनकरेक्ट हो गया क्वेश्चन के हिसाब से। दूसरा, ग्राम सभाओं को पंचायतों पर निगरानी रखने का अधिकार दिया गया है। बिल्कुल सही। पंचायतों के कराधान संबंधी अधिकार संविधान के तहत स्वैच्छिक है, ये भी सही, यानी कि 2 और 3 करेक्ट होंगे। 36 में दिया है, पंचायतों के वित्त के बारे में बताना है। पंचायतों के वित्तीय स्रोतों को सीधे 11वीं अनुसूची में नहीं भाई, 11वीं अनुसूची में तो हमारी पंचायतों के 29 विषय है ना, वे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इनकरेक्ट। राज्य वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की सिफारिश करता है, ये सही है। पंचायतों को कर लगाने और शुल्क एकत्र करने का अधिकार राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, 37 में दिया है, पंचायतों की संरचना। 73 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत प्रत्येक राज्य में 3 स्तरों वाली पंचायती राज प्रणाली का प्रावधान है। सही बात है भाई, बलवंत राय मेहता समिति, इन्होंने तो पहले 1957 में त्रिस्तरीय के बारे में बता दिया था। यह संशोधन छोटे राज्यों में केवल 2 स्तरों की पंचायतों की अनुमति देता है, ये भी सही है। पंचायत राज प्रणाली में ग्राम सभा की भूमिका केवल सलाहकार की होती है, नहीं भाई, मोस्टली निर्णय ग्राम सभा द्वारा लिए जाते हैं। और किस आर्टिकल के तहत? 243 ए के तहत। ओके, तो ये इनकरेक्ट हो गया 1 और 2। आगे बढ़ते हैं, 38 में दिया है, पंचायतों के आरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दिया है, पंचायतों में अनुसूचित जातियों एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत अनिवार्य नहीं है। भाई अनिवार्य नहीं का तो मतलब ही नहीं है, आरक्षण तो दिया गया है। महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण केवल जिला परिषदों में लागू है, तो भाई ये भी हमारा ऑप्शन हो जाएगा गलती। आरक्षण की व्यवस्था केवल पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में लागू होती है, ग्राम सभाओं में नहीं होती। बिल्कुल सही बात, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, 39 में दिया है, पंचायतों के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंचायतों के चुनाव की प्रक्रिया में केवल राज्य सरकारों का अधिकार है
केंद्रीय चुनाव आयोग की भूमिका नहीं है। बिल्कुल सही बात है भाई, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग कराता है पंचायती चुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग के पास पंचायती चुनाव के दौरान सभी चुनावी विवादों को सुलझाने का अधिकार होता है, ये भी सही है। तीसरा दिया है पंचायत चुनाव में आरक्षण केवल पदाधिकारियों के लिए होता है, सदस्यों के लिए नहीं। भाई सबके लिए होता है। ओके, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। पीछा अधिनियम 1996 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को स्वशासन और अधिकारों का विशेष विस्तार करता है, विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में। ओके, बात सही है ये। इसके तहत राज्य सरकारों को पंचायतों को सभी अधिकार स्वायत्तता देने का अधिकार होता है, जिससे आदिवासी समुदाय अपनी परंपराओं और संसाधनों पर नियंत्रण रख सके। ये भी बात सही है। इसके अंतर्गत पंचायतों को अनुसूचित क्षेत्रों में शराब बिक्री पर नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया है और इन क्षेत्रों में आदिवासी समाज पूर्ण नियंत्रण होता है। गलत, यानी कि इसका होगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही। आगे बढ़ते हैं। भारत की न्याय प्रणाली के बारे में पूछा गया है। यह एकीकृत न्याय प्रणाली है, सही है। इसकी संरचना द्विस्तरीय नहीं, इसकी संरचना है 3 स्तरीय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय। ओके, तो इसमें होगा ओनली 1 करेक्ट, दूसरा इनकरेक्ट। तो भाई भारतीय संविधान के भाग 5 के किस अध्याय के तहत सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है? यह है अध्याय 4। भाई भारतीय संविधान में भाग 5 में सर्वोच्च न्यायालय के संगठन और स्वतंत्रता के क्षेत्र को शक्तियों और प्रक्रिया के, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जितने भी आर्टिकल है बेसिकली वे पूछा है। यह है हमारे 124 से 147 के बीच में। ओके, भारत में वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश है? भाई 34 है। ओके, 45 में है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 21 निर्धारित की गई। भाई ये संख्या की गई थी हमारी 8, इसमें से एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य सदस्य। तो गलत हो गया। भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या विनियमित करने के लिए अधिकृत है। भाई नहीं, सर्वोच्च न्यायालय नहीं है, ये संसद द्वारा विनियमित किए जाते हैं। ओके, तो दोनों इनकरेक्ट हो गए। ये दिया है न्यायपूर्ण समाज वह समाज है जिससे परस्पर समान सम्मान की बढ़ती हुई भावना और अपमान की घटती हुई भावना मिलकर एक करुणा से भरे हुए समाज का निर्माण करें। ये मैंने आपको पिछले टेस्ट में भी बताया था। पिछले जो टेस्ट हो चुके हैं उनमें भी सेम स्टेटमेंट आई थी। ये है भीमराव अम्बेडकर जी। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, हम लोग बहुत मेहनत कर ये टेस्ट सीरीज आप तक पहुंचा रहे हैं, तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दिया करें। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इससे पहले की टेस्ट सीरीज जिसने अब तक नहीं देखी है ना, आप प्लेलिस्ट में जाकर पारुल मैन करके प्लेलिस्ट है, वहां से आप पॉलिटी के सारे मेक आईएएस के टेस्ट लगा सकते हैं। ओके, 47 में दिया है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। कोलेजियम प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये दिया है इसमें, इसका उपयोग उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में स्थानांतरण के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही। भारत में मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं। भाई भारत में अनुच्छेद 124 और शायद से 2 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट की हमारे नियुक्ति होती है जजों की, और हाई कोर्ट की जजों की नियुक्ति होती है हमारी 217 आर्टिकल के तहत। ओके, ध्यान रखेंगे इस बात को। और यह कोलिजियम वाली प्रणाली ना सर्वोच्च न्यायालय के नियमों के, मतलब उन्होंने जितने भी बातें बताई है उनके हिसाब से इस प्रणाली को एक तरीके से फॉलो किया जा रहा है आज भी, आज तक भी। ओके, तो भाई 49 में लिखा है निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम प्रणाली बदलने हेतु राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति यानी कि NJAC की स्थापना की गई थी? हमारे 99 संविधान संशोधन 2014 में। असल में हुआ क्या था, हमारी सरकार ने ना पारित कर दिया था ये वाला अधिनियम कि भाई जो हमारे न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी उसमें कोलेजियम प्रणाली मतलब अवैध घोषित कर दी थी एक तरीके से। पर इसको बाद में न्यायालय ने इसको ये कह के अवैध घोषित कर दिया उनकी इस स्थापना को कि भाई हम न्यायालय कार्यपालिका से स्वतंत्र है, तो भाई हम नहीं मानते इस सिस्टम को, तुमने जो ये पारित किया है। तो तब से कोलेजियम सिस्टम झुका तो है, मतलब चेंज नहीं हुआ। और पता तो है ही आपको क्या है। 50 में दिया है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति कम से कम कितने वर्षों तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होना अपेक्षित है? यानी कि 5 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लिए नियुक्त न्यायाधीश की शपथ ग्रहण करवाता है? यह है हमारे भारत के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। 52 में दिया गया है कथन 1 कारण 2 दिया गया है भारत संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल तय किया है। तो भाई पहला ऐसा क्यों है, कार्यकाल का कोई निर्धारण नहीं है, ओनली 65 वर्ष आयु
तक पद पर रह सकते हैं, ये बात कही गई है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष के आयु तक पदासीन रह सकते हैं, ये बात सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ए असत्य आर सत्य। आगे देखिए 53 में भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की प्रतियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे राष्ट्रपति के पश्चात में पद धारण करते हैं, अर्थात जब चाहे उन्हें पदच्युत कर सकता है। गलत बात भाई, बिल्कुल। इस संदर्भ में राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है, नहीं। भाई सुप्रीम कोर्ट एक स्वतंत्र न्यायपालिका है हमारी, तो उसमें इतनी जल्दी तो कोई इंटरफेयर कर नहीं पाएगा ना। तो भाई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के एक आदेश द्वारा हटाया जा सकता है, बट कब हटाया जा सकता है? जब संसद में बिल्कुल विशेष बहुमत से कोई ऐसा महाभियोग टाइप कुछ पारित हुआ हो। ओके, और वो किस बेस पर? उनकी उसकी एक क्षमता के आधार पर, या फिर उसने कोई भी बदतमीजी वगैरह करी हो, दुर्व्यवहार हुआ हो किसके साथ, उसके आधार पर हटाया जा सकता है। तो इसके दोनों इनकरेक्ट हो गए। 54 में देख लें, यह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, विशेष अधिकार, अवकाश, पेंशन समय समय पर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो भाई ये की जाती है संसद द्वारा। राष्ट्रपति भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर्वोच्च न्यायालय को किसी न्यायाधीश की नियुक्त कर सकता है जब, तो जब है भाई ये मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, बिल्कुल सही। अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो, ये भी सही। और मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्व का निर्वहन करने में असमर्थ, तीनों सही है। ओके, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की व्यवस्था करता है? तो भाई ये करता है हमारा आर्टिकल 127। ओके, तो भाई 120 एक इंटरेस्टिंग सा है, जो हमारे मतलब रिटायर्ड जज होते हैं, कोई भी बैठक अगर हो रही है हमारी सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें भाग ले सकते हैं रिटायर्ड जज आकर। ठीक है, रिटायर्ड जजों के लिए है ये। 129 में क्या है हमारा? अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करेगा, कोई भी अपर कोर्ट होगा जो। 130 में क्या होता है हमारा? इसमें होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट के स्थान के बारे में बताया गया है। ओके, आगे देखते हैं 57 में दिया है, सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक मामलों या संदर्भों को कम से कम कितने न्यायाधीशों वाली एक खंडपीठ द्वारा तय किया जाता है? 5। और कौन से आर्टिकल के तहत? 143 के तहत। ओके, आगे बढ़ते हैं 58। भारतीय संविधान के सर्वोच्च न्यायालय के स्वतंत्र और निष्पक्ष कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान है। कौन कौन से हैं भाई? ये है उनके कार्यकाल की सुरक्षा, बिल्कुल सही। भारत की आकस्मिक निधि से व्यय, नहीं। निश्चित सेवा शर्तें, ये भी सही है। अपनी अवमानना पर दंड देने की शक्ति, तो भाई इसमें आकस्मिक निधि नहीं आएगी, इसमें आएगी हमारी संचित निधि। ओके, आकस्मिक निधि तो हमारी राष्ट्रपति के पास होती है ना स्वतंत्रता, इसको तो इससे होगा 1, 3 और 4। आगे बढ़ते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार हैं। कौन कौन से हैं इसमें हमारे? केंद्र एवं एक या अधिक से राज्यों के मध्य के विवाद, सही बिल्कुल। दूसरा पढ़ लेते हैं, 2 या अधिक राज्यों के मध्य विवाद, तो भाई ये भी सही है। अंतरराज्य जल विवाद, ये नहीं है, क्योंकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के बारे में पूछा है। और जो ये अंतरराज्य जल विवाद है ना हमारा, भाई ये हमारी संसद के क्षेत्राधिकार में आते हैं। ओके, बाकी के ये दोनों मध्य विवाद ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंडर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। इसे बताना है सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार हैं। वित्त आयोग के संदर्भ में मामले, नहीं। केंद्र और राज्यों के मध्य खर्च और पेंशन के संबंध में समझौता, नहीं। केंद्र के खिलाफ राज्य के किसी नुकसान की भरपाई, ये भी नहीं है। भाई सब संसद वाले मुद्दे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का क्या काम? कोई नहीं है इनमें से। 61, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने के अधिकार देता है? तो भाई ये देता है हमारा आर्टिकल 143। ओके, आगे बढ़ते हैं 62 की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें दिया है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, कार्रवाई और उसके फैसले सार्वकालिक अभिलेख साक्ष्य के रूप में दर्ज किए जाएंगे, आर्टिकल 129। ओके, सही है ये। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय एवं कार्यवाही के रिकॉर्ड विधिक संदर्भों की तरह स्वीकार किए जाते हैं, ये भी सही, यानी कि दोनों करेक्ट होंगे, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायिक समीक्षा के तहत केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के विधायी अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने की शक्ति भारत के सर्वोच्च न्यायालय को है। तो भाई सही बात है बिल्कुल, ये न्यायिक समीक्षा की जो हमारी पावर है वो सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। भारतीय संसद
सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को संविधान संशोधन के माध्यम से सीमित कर सकती है? नहीं भाई, संसद को नहीं शक्ति है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1। 64 में दिया है, जनहित याचिका के जनक माना जाता है पीएन भगवती को। भाई जनहित याचिका का मतलब क्या होता है? मान लो कोई पीड़ित व्यक्ति है कि उसके बिहाफ में कोई भी इंसान जा न्यायालय के समक्ष अपनी बात रख सकता है या अपना उसकी साइड से प्रश्न उठा सकता है। पहले ताकि भाई जिसका केस है उसी को ही जाना पड़ता था, बट पीड़ित ना जाके उसकी साइड से कोई चला जाता है अब। ओके, ये पूर्व न्यायाधीश रहे हैं हमारे, इन्होंने जनहित याचिका को एक तरीके से मान्यता दी थी फर्स्ट टाइम। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया, संबंधित राज्य के राज्यपाल अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र पर उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करता है। तो भाई उच्च न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश होते हैं ना, उनको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ओके, और जो हमारी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और जो वे पद की शर्तें होती है ना, किस आर्टिकल के तहत होती है? 217 के तहत। तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, 60 वर्ष के आगे पद निर्धारण नहीं, 62 वर्ष होती है। और सुप्रीम कोर्ट के लिए कितनी होती है? 65 वर्ष। ओके, तो इसमें दोनों इनकरेक्ट हो गए। तो भाई अनुच्छेद 219 के बारे में बताना है। उच्च न्यायालय के अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। भाई ये तो हमारे आर्टिकल 224 में है ना, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ और प्रतिज्ञा, ये है हमारा 219। तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा इसमें। तीसरा भी देख लेते हैं, विधानमंडल में विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्याति करने की राज्यपाल की शक्ति का। तो ये भाई हमारे 213 में, जैसे हमारे सेंट्रल में राष्ट्रपति का 123 में होता है अध्यादेश वाला, सभी अधीनस्थ न्यायालयों को अधीक्षण और उच्च न्यायालय की शक्ति, ये होती है हमारी आर्टिकल 227। ओके, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शपथ वाला। 67 में दिया है, उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्तियों से व्यापक मानी जाती है। तो भाई सही बात है ये। दूसरा दिया है, उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार न केवल मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए बल्कि अन्य वैधानिक अधिकारों को लागू करने के लिए भी प्राप्त है। तो दोनों सही है भाई इसमें, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। 68 में दिया गया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार है? ये है हमारे आर्टिकल 226 के तहत। भाई 223 में तो हमारा कार्यकारी जज हो गया ना, कार्यकारी जज एचसी के अंदर। और 228 में हो गया हमारा अधीनस्थ न्यायालय हो गए। ओके, और 231 में हो जाता है हमारा, जैसे मान लो दो या दो से मतलब अधिक राज्य है तो उनके लिए एक ही उच्च न्यायालय बना दिया। ओके, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय भाई कलकत्ता का है। ये तो स्टेटिक का हो गया ना, 1862 को इसकी स्थापना हुई थी। ओके, और अगर एग्जामिनर पूछ ले भाई सबसे नया कौन सा है लेटेस्ट, तो भाई 25वां है हमारा अमरावती हाई कोर्ट। अमरावती हाई कोर्ट कहाँ पर है? हमारा आंध्र प्रदेश। ओके, आगे बढ़ते हैं, 70 को देख लेते हैं। 70 में लिखा है, भारतीय जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संबंधित राज्य के राज्य, भाई जिला न्यायाधीशों की राज्यपाल ही करते हैं। ओके, 71 में लिखा है, अभिलेख न्यायालय कौन से में आएगा? हमारा उच्च न्यायालयों के अभिलेख न्यायालय, ये आएगा हमारा 215 में। और सुप्रीम कोर्ट का आया था हमारा 129। ओके, याद रखिए उच्च न्यायालयों का गठन, तो भाई ये हुआ है हमारा 216 आर्टिकल के तहत। कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति हुई है 223 के तहत। और अपर और कार्यकारी न्यायाधीश ये हुए हैं हमारे 224। अब मिलान कर लेते हैं, यानी कि 215 है हमारा, 3 आएगा पहले, 3 कौन से ऑप्शन में? ए और बी। दूसरे में आएगा 216, यानी कि 2 किस में? यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 3214, 323214। ओके, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 72। इलाहाबाद उच्च न्यायालय मूल रूप से ब्रिटिश राज में भारतीय उच्च न्यायालय के अधिनियम 1861 के अंतर्गत कहाँ स्थापित किया गया था? ये स्थापित किया गया था हमारा आगरा में। 1861 अधिनियम के तहत 1866 में स्थापित किया गया था। ओके, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे? भाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूछा है, कलकत्ता के कौन थे? एलिजाइम पे। और ये थे हमारे इलाहाबाद के वोल्टेन मॉर्गन। और कब इलेक्ट हुए थे? 1866 में जब बना था हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट, और 71 तक रहे थे। ओके, अब देख लेते हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से मुख्य न्यायाधीश काला क्रमानुसार लगाइए। तो भाई विधु भूषण मलिक, तो भाई ये हमारे जब
देश आज़ाद ही हुआ था तभी इलाहाबाद के बन गए थे भाई। पहले न्यायाधीश OH मूथाम, ये इनके बाद बने थे लगभग 1955 में। जस्ट इनके बाद मनोलाल चुन्नीलाल देसाई, ये बने थे 1961 में, ये जस्ट इनके बाद। और फिर वशिष्ठ भार्गव बने थे हमारे 1966 में, ये जस्ट इनके बाद। अब देखो 5-5 का गैप आ रहा है इसमें इधर उधर। तो ये लाइन से लगे हैं 1 2 3 4 ऑप्शन सी। 75 देख लेते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कालक्रम अनुसार लगाइए। तो भाई सबसे पहले आवेंगे हमारे दीपक मिश्रा 217 2017। फिर रंजन गोगोई जी आए थे 2018। ओके। शरद अरविंद बोबड़े आए थे हमारे 2019 में। और NB रमन आए थे हमारे 2021। ओके। तो ये होगा हमारा 4 3 2 1। कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी। तो आज का टेस्ट हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये टेस्ट थोड़ी भी हेल्पफुल लगे ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, जितने ज़्यादा टेस्ट लगाओगे, तो मुझे पता है आपको ये थोड़े टेस्ट थोड़े हार्ड पड़ रहे होंगे इस टाइम पर, क्योंकि ये टॉपिक थोड़े से मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड से हैं। बट इसको 2-3 बार आप रिवाइज करोगे ना, आप, मैं सच बता रही हूँ, आप पॉलिटी के प्रो हो जाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।